चलिए ठीक है। तो स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। ये हमारा माइंड सेट का नेक्स्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेंसी इज गिवन इन विच सेक्शंस ऑफ माइंड सेट। कंजर्वेंसी के बारे में निम्न में से किस माइंड सेट के सेक्शन में बताया गया है? देखिए, कंजर्वेंसी का मतलब होता है सफाई। तो बताइए कि किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो सबके आंसर शुरू हो गए आने। उत्तम कुमार का आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 20। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20, हु मेड स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स टू बी प्रोवाइडेड इन एनी माइन। यानी कि सब सेक्शन 20, सेक्शन 20 के सब सेक्शन 3 के अनुसार निम्न में से कौन ये निर्धारित करेगा कि कितने टॉयलेट्स और कितने की व्यवस्था माइंस में की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर आशु का है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इसमें इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर नहीं स्पेसिफाई करता। जैसे मान लीजिए किसी माइंस में 50 व्यक्ति, मतलब 50 व्यक्तियों पर एक टॉयलेट का प्रावधान किया गया है। तो ये कितने व्यक्तियों पे कितने टॉयलेट्स होंगे, ये तय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि कोई इंस्पेक्टर इसे करता है। वो इंश्योर करते हैं कि वहां पर उतने टॉयलेट्स या फिर की व्यवस्था हो, चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। लेकिन वो डिसाइड नहीं करते। डिसाइड करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। चलिए ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट मेडिकल अप्लायंसेस। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सेक्शन मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में बात करता है, उसके बारे में कहता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 20, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 21, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 23। चलिए उत्तम कुमार का आंसर आया है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 21। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर सेक्शन 21 है। ध्यान रखिएगा कि मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21, एवरी फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड शैल बी केप्ट इन चार्ज ऑफ। माइंस एक्ट के सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3 के अनुसार हर क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स या कप बोर्ड किसके चार्ज में रखा जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी ऑफिशियल्स, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो सवाल कह रहा है कि कौन से व्यक्ति के पास फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड्स का चार्ज होगा माइंस एक्ट के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, आशु का आंसर आया, उत्तम कुमार का आंसर आया।
तो आप लोग सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ध्यान रखिएगा कि माइंस एक्ट के अनुसार फर्स्ट एड बॉक्स और कप पोर्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के चार्ज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many employees of a mine a first aid room is to be provided। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने व्यक्ति माइंस में कार्य करेंगे तो हम वहां पर एक फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था करेंगे, कितने व्यक्तियों पर। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 150%, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 150%, ऑप्शन नंबर सी 100%, ऑप्शन नंबर डी मोर देन 100%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 150%। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लोग 150% और मोर देन 150% में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि मोर देन 150% पे अगर 150 लिखा है तो वहां पर वो आंसर नहीं होगा, मोर देन 150 पर ही एक फर्स्ट रूम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय अंडर दिस एक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सेक्शन में माइंस एक्ट के तहत प्रावधान नहीं किए गए हैं, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया, मतलब कि उस सेक्शन में माइंस एक्ट के अलावा जो प्रोविजंस होते हैं उसमें इनके अलावा कार्य किया जाता है, उसके अलावा काम होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 22, सेक्शन 22A, सेक्शन 22B, सेक्शन 23। इसका राइट आंसर है सेक्शन 22। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए माइंस में इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो माइंस एक्ट के अधीन नहीं होती। तो उसके लिए जो उसके उसमें जो हम सावधानियां बरतते हैं, फिर जो कार्य करते हैं, उसके लिए हम सेक्शन 22 का प्रयोग करते हैं, जो उसमें लिखा है उस अनुसार हम कार्य करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए है। इसको आप माइंस एक्ट में देख भी सकते हैं, इससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who made by ordering address to owner agent manager of a mine prohibit extraction or production of pillars or blocks of minerals। यानी कि निम्न में से कौन ओनर एजेंट या मैनेजर को आदेश देकर माइंस में किसी तरह के एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन के कार्य को रुकवा सकता है, यह अधिकार किसके पास है माइंस एक्ट के हिसाब से। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to subsection 3 of section 22, the chief inspector and inspector is authorized by which of the following। यानी इसमें पूछ रहा है कि सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर किसके द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं, कौन इन्हें ऑथराइज करता है इस सेक्शन के तहत। सबका आंसर आ रहा है ए ए ए ए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सब गलत बता रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चीफ इंस्पेक्टर ही स्वयं को या फिर किसी अन्य इंस्पेक्टर को ऑथराइज करता है सेक्शन नंबर 22 के सब सेक्शन 3 के तहत। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जहां पर एग्जामिनर आपको चकमा देने की कोशिश करता है, तो वो थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ माइन in how many days within after receiving notice from an inspector appeal against the same to chief inspector। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ओनर, एजेंट, मैनेजर जो होता है माइंस का, वो नोटिस पाने के बाद किसी इंस्पेक्टर से कितने दिनों में उसके खिलाफ चीफ इंस्पेक्टर से अपील कर सकता है। देखिए ध्यान रखिए, जब उसे किसी इंस्पेक्टर से किसी भी प्रकार का नोटिस मिलता है तो वो कितने दिनों के भीतर उसकी कंप्लेन जो है वो चीफ इंस्पेक्टर से अपील कर सकता है। तो आशु का आंसर आ रहा है सी। तो इसका राइट आंसर है, देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर गलत आ रहा है, इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप अगर माइंस एक्ट का सेक्शन 22 देखेंगे तो उसमें सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर को कोई नोटिस मिलता है तो वो उसकी कंप्लेन जो है या फिर अपील चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंदर कर सकता है। तो यहाँ पर 10 दिन के अंदर वो चीफ इंस्पेक्टर से कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशु, इसका आंसर सी नहीं है, डी है। लगता है आप सबको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आसान होगा आप लोगों के लिए, इसे ट्राई करिए। within how many days after receipt of notice from chief inspector, owner, agent or manager can send his objection to central government। यानी कि ओनर, एजेंट और मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर से किसी भी तरह का नोटिस मिलने के बाद उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का, हाँ चलिए आशु का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 7 डेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आशु, उस क्वेश्चन का आंसर भी 10 डेज था, तो उसको ध्यान रखिए। चलिए इसका सबका आंसर आ रहा, क्या बात है, ये बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम ओनर, एजेंट और मैनेजर रिफर द सेम टू कमिटी विथ इन। यानी कि देखिए पहले तो क्या है कि आप गए केंद्र सरकार के पास, सरकार ने क्या किया कि उसका जो आपका ऑब्जेक्शन होगा उसे रिफर करती कमेटी को। तो ये सवाल पूछ रहा है कि कितने दिनों में से रिफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी 2 महीना, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 महीना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 महीने। चलिए आशु का आंसर आ गया, उत्तम कुमार का भी आंसर आ गया। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 महीने। नेक्स्ट है, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केस रिलेटेड टू विच सेक्शन। देखिए ये यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने पूरा एक सेक्शन उठा के दे दिया, उसका हेडिंग आपको दे दिया है। अब बताना है आपको कि वो किस सेक्शन का हेडिंग है। तो जिसने ठीक से पढ़ाई की होगी वो बता सकता है इसको। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 22A, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 21, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 23C। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 22 का ए। चलिए आप सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड, who made office notice to owner, agent, manager of a mine under section। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें में से कौन
ओनर, एजेंट और मैनेजर को नोटिस भेजता है अंडर सेक्शन 22A। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ओनर, एजेंट और मैनेजर को नोटिस भेजता है सेक्शन 22A के तहत। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। तो देखिए उत्तम कुमार का आंसर आया, आशु का आंसर आया, और किसका आंसर आया है? आशु का आंसर आया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर। चलिए आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। तो इस क्वेश्चन में है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट विल नॉट बी गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि खान में दुर्घटना होने का नोटिस निम्न में से किस अवस्था में नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, एक हादसा, एक दुर्घटना जिसमें किसी की जान चली गई हो। एक ऑप्शन नंबर बी एन इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्शियस गैसेस, यानी कि कहीं पर ज्वलनशील या फिर हानिकारक गैसेस निकली हो। ऑप्शन नंबर सी जब एक डंपर दूसरे खाली पड़े डंपर से जो कि खड़ा हुआ है उससे टकरा जाए। या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी तरह का प्रीमेच्योर कोलैप्स किसी माइन की पार्ट की वर्किंग में हो जाए। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हेन अ डंपर क्लैशेस विद अदर स्टैंडिंग एम्प्टी डंपर। ये सही आंसर सबका, सबके सही आंसर है, वेरी गुड। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। हु मे इंस्पेक्ट स्पेशल नोटिस बोर्ड अंडर सेक्शन 23(1), यानी सेक्शन 23 के 1 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत निम्न में से कौन स्पेशल नोटिस बोर्ड का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो क्या डाउट है आशु, क्या क्या हो तुमको बताओ, कमेंट करो। आशु सुन रहे हो? जी किसके बारे में बता रहे हो आशु? नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बताना चाहते हो। चलिए एक काम करिएगा, बाद में आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करिएगा, है ना, मैं वहां पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हाँ डंपर कोलैप्स करना एक्सीडेंट में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक डंपर जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो टक्कर खा गया है, यानी कि किसी तरह की हानि यहाँ पर नहीं हुई है। देखिए इसका रेफरेंस मैं आपको फिर भेज दूंगा व्हाट्सएप में। और ये डंपर जो है खाली है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। डंपर को देखिए, अगर मान लीजिए डंपर कहीं पर खड़ा है ऊंचाई पे, अगर वहां से गिरता है डंपर तब तो वो एक्सीडेंट है। लेकिन मान लीजिए डंपर खड़ा हुआ है, दूसरा डंपर आया उसको टक्कर मार दी उसने, वैसी कंडीशन में वो एक्सीडेंट नहीं कंसिडर करते हैं। आप इसके लिए रेगुलेशन का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है शायद रेगुलेशन नंबर 8 या 9 में, उसमें भी देख सकते हैं इस चीज को। तो डंपर की टक्कर यहाँ पर क्लैशेस हुई इसके बीच में, और देखिए यहाँ पर एक डंपर खड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि ये डंपर कहीं ऊंचाई से गिर जाता तो शायद ये एक्सीडेंट होता था उस कंडीशन में, लेकिन ये डंपर इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं हो रहा है एक्सीडेंट, माइंड सेट के अकॉर्डिंग। चलिए बाद में मैं आपको इसका रेफरेंस भेज दूंगा, अगर बोलेंगे तो मैं इसका रेफरेंस आपको भेज दूंगा। ओके आशु, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who may inspect special notice board under section 23(1)? तो बताइए कि इसके ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स। चलिए आशु का आंसर सही आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अब बताइए मुझे एक चीज और बताइए कि
किसी यूनियन में अगर आपको ज्वाइन करना है, ऐसे मेंबर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए रूल्स के हिसाब से? जल्दी कमेंट करिए आप लोग कि यदि किसी व्यक्ति को किसी यूनियन का मेंबर बनना है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए सर। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका। देखिए इसका राइट आंसर है 15 साल। जैसे मान लीजिए आपका बीएमएस है या फिर एटक है, सी2 है। नहीं, इसका राइट आंसर 15 साल है। जैसे हमारे माइंस में जो यूनियंस होती हैं, जो जो आपके नेता होते हैं, तो उन यूनियंस का जो मेंबर बनने की जो न्यूनतम एज है, जो मिनिमम एज है, वो 15 साल है। तो यदि देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जामिनर का अगर मन घुमा तो वो ऐसे क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 23(1) द नोटिस इज केप्ट ऑन द बोर्ड फॉर नॉट लेस देन ऑप्शन नंबर ए। हाँ, माइंस में काम नहीं कर सकता। माइंस में काम नहीं कर सकता, लेकिन देखिए क्या सिस्टम है कि संविधान कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को आप नहीं लगा सकते हैं किसी खतरनाक काम में, किसी फैक्ट्री में। लेकिन उसके बाद व्यक्ति, देखिए बीएमएस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें माइंस के ही वर्कर्स होते हैं। जो कोई फैक्ट्री में वर्क करता है या फिर कहीं और काम करता है, कोई मजदूरी करता है, तो वो सब भी उसके मेंबर्स होते हैं। इसलिए ये एज वहां रखी गई है। समझा, समझ में आया आपको? सवाल किसने किया था ये? आशु ने किया था। यहाँ माइंस की बात नहीं, यहाँ बात हो रही है कि जो यूनियंस है वहां पर किसी को अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 15 ईयर्स है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 डेज। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीज ऑफ एंट्री ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स इज सेंट टू चीफ इंस्पेक्टर एवरी ईयर ऑन और बिफोर। यानी कि देखिए अगर माइंस में किसी तरह का माइनर एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जो कॉपीज हैं वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को प्रति वर्ष भेजते हैं, भेजने का नियम है। तो उसे कब भेजा जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसमें एक चीज और है, ये बताइए कि माइनर एक्सीडेंट किसे कहते हैं? माइनर एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग कमेंट करिए कि माइनर एक्सीडेंट किसे कहते हैं। जल्दी बताइए। देखिए माइनर एक्सीडेंट ऐसे एक्सीडेंट हो जिसमें कि जैसे कोई व्यक्ति अगर चोटिल हुआ तो उसे अगर ठीक होने में 24 घंटे से अधिक और 72 घंटे से कम समय लगता है, तो उसे हम माइनर एक्सीडेंट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ आशु बिल्कुल सही है, 24 घंटे से अधिक और 72 घंटे से कम, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to subsection 5 of section 23, work may be resumed at the place of accident if chief inspector or inspector fails to inspect the place within। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 23 के सब सेक्शन 5 के अनुसार किसी जगह पे कार्य वापस से शुरू किया जा सकता है यदि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर उस जगह को कितने समय में इंस्पेक्ट कर नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 72 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 12 आवर्स। तो इसका राइट आंसर सबका आ गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 घंटे। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप दीजिएगा। हु हैज पावर्स टू इम्प्लीमेंट सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, 1898 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। यानी कि सीआरपीसी के अनुसार सेक्शन 144 को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। कौन कर सकता है इसे? चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर चीफ इंस्पेक्टर और एंड इंस्पेक्टर दोनों कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मजिस्ट्रेट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं माइंस एक्ट, उसमें इसमें साफ साफ बताया कि ये जो सेक्शन 1 धारा 144 जो होती है सीआरपीसी के अनुसार, इसे लागू करने का अधिकार जो है वो डीएम के पास है, कलेक्टर के पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो जिला अधिकारी होता है वो धारा 144 लागू कर सकता है सीआरपीसी के अनुसार। ये माइंस एक्ट में दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताइएगा आप लोग। एक सेकेंड। Which of the following is not a change done under 1959 amendment of Mines Act? यानी कि निम्न में से एक किया हुआ बदलाव नहीं है 1959 के संशोधन जो माइंस एक्ट में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है a first aid room in more than 150% instead of 500%। यानी कि पहले क्या था कि फर्स्ट एड रूम जो रखने की व्यवस्था थी वो 500 से अधिक व्यक्तियों पे थी, लेकिन बाद में इसे चेंज करके 150 किया गया। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ओवर टाइम वेजेस वेयर फिक्स्ड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट्स। ऑप्शन नंबर सी, provisions were made for leave with wages and compensatory holidays. Option number D, act were made for more deterrent by providing for improvement और imprisonment होगा वहां पर, सॉरी वहां imprisonment होगा, imprisonment and raising the scales of fine, raising the scales of fine। तो देखिए इसमें क्या है, क्या रहा है इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इसका राइट आंसर आप लोग जो दे रहे हैं, आशु, सनक कुमार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाकी सब जो है ये 1959 में ऐड किए गए थे, लेकिन ये जो प्रोविजन है, प्रोविजंस वेयर मेड फॉर लीव विद वेजेस एंड कंपनसेटरी हॉलीडेज, ये जो है ये 1952 के एक्ट में ही ऐड कर दिया गया था। बाकी सब चीजें तो उसमें मतलब ऐड की गई थी 1959 में, लेकिन ये वाला जो था ये 1952 में ही ला दिया गया था। इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो 1959 का जो ये संशोधन था ये किस तारीख को लागू हुआ था। देखिए 1952 जो माइंस एक्ट था उसे अमेंड किया गया 1959 में, उसके बाद ये एक किसी एक दिन पे इफेक्ट में आया था। वो तारीख क्या है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। याद है? देखिए इसका नहीं नहीं 1 जून नहीं है, इसका राइट आंसर है 16 जनवरी 1960। इसको याद रखिएगा कि जो ये अमेंडमेंट किया गया था ये इफेक्ट में आया था 16 जनवरी 1960 से। 16 जनवरी 1960 उस दिन ही ये इफेक्ट में आया था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप माइंड सेट का रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें दिया गया ये चीज 16 जनवरी 1960। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।